नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम आपके लिए मिक्स जीके का टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम जीके के सभी टॉपिक से, यानी सभी सब्जेक्ट जो भी जीके में आते हैं उनसे कुछ ना कुछ आपके लिए पेश करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन होता है मिक्स जीके का, ये हम बहुत ही शानदार होता है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाइयों, और शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं मिक्स जीके का टॉपिक। इस टॉपिक में हम आपको जो है क्वेश्चन करते हुए हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और उसको क्वेश्चन का आप अपने आंसर हिसाब से जवाब देंगे और उसी हिसाब से हम फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं मिक्स जीके। तो भाई देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले आपको बताना है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बहुत अच्छे भाई, सही आंसर है कपिल मुनि। तो अब देखिए, ये हमने आपसे एक क्वेश्चन किया, अब इसके बारे में हम डिटेल में आपको बता देते हैं। तो यही तरीका हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, षड दर्शन बोला जाता है, यानी 6 दर्शन हम बोलते हैं षड दर्शन। षड यानी 6 दर्शन। तो 6 दर्शनों में एक हो गया सांख्य दर्शन। अब आप नोट करना शुरू कर दीजिए जिन्हें नहीं पता कि 6 दर्शन कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया सांख्य दर्शन, ऐसे ही हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा योग दर्शन, संस्थापक पतंजलि। ठीक है भाई, योग दर्शन, सांख्य दर्शन 2 हो गए। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन गौतम मुनि। तीन हो चुके हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन। वैशेषिक दर्शन, कणाद, महर्षि कणाद, या उलूक भी आ जाता कई बार, याद रखना, कई बार कणाद आ जाता, कई बार उलूक। ठीक है, इसके बाद 4 हो चुके हैं आपके पास। एक है पूर्व मीमांसा, जैमिनी, और उत्तर मीमांसा, आंसर है बादरायन। तो एक क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है जो कि हमने आपसे षड दर्शन या 6 दर्शनों के बारे में किया, जिसमें 5 दर्शन ये है, एक दर्शन मैंने आपसे पूछा था कौन से थे? सांख्य दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेना भाई अगर नहीं पता तो सभी चीज़ों को। ठीक भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके लिए। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हर एक सब्जेक्ट से अलग अलग जगह से आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा। हर जगह अलग अलग जगह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, ओके भाई। तो आपको बताना है कि अगर कोई गवर्नमेंट संस्था, गवर्नमेंट जो है, संस्था नहीं कह रहे, गवर्नमेंट है हमारी सरकार, तो उसने कोई गवर्नमेंट कंपनी में लगे हुए पैसे को गवर्नमेंट निकाल रही है और पब्लिक का पैसा लगवा रही है। मान लिया एक कंपनी है गवर्नमेंट की, सपोज कीजिए ओएनजीसी। ओएनजीसी में जो गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि गवर्नमेंट का पैसा उसके पास पहुंच जाए, पब्लिक उसमें पैसा लगा दे, जनता उसमें पैसा लगा दे, जो हमारे उद्योगपति हैं वो उसमें पैसा लगा दे। तो इस प्रक्रिया को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? ठीक भाई, बहुत अच्छे। इसका आंसर है विनिवेश। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपने पैसे को निकाल लेती है, जनता का पैसा लगा दिया जाता है, तो उसे विनिवेश बोलते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, अगर वी हटा दिया, निवेश। जब गवर्नमेंट लगाई तो वो निवेश कह रहे हैं, जनता अपना लगा रही तो जनता के लिए निवेश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। दूसरी चीज यहाँ पर अब हम 1-2 सवाल इसी से जुड़े हुए पूछते हैं, जैसे विनिवेश टाइप के से जो होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक शब्द आता है FDI, आता है FII, एक आता है DII।
आपको इनकी फुल फॉर्म बतानी है भाई, FDI, FII और DII। ओके भाई, तो FDI बिल्कुल आसान, सभी जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आई का मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है। ठीक है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पूरा लिख लेना। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और DII में फॉरेन की जगह हो जाएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मैं इस बार लिख देता हूं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सभी में लास्ट जो आई है ये इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, ओके। तो ये FII और DII होते क्या हैं? देखिए, जब मान लिया हमारा देश का शेयर बाजार है, चाहे हम BSE की बात करें, NSE की बात करें, यानी निफ्टी सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब मान लिया कोई विदेशी संस्थागत निवेशक, बोलते हैं इसको विदेशी संस्थागत निवेशक, हिंदी में बोलते हैं इनको, तो कोई विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, जैसे हमारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसे ही दूसरे देशों में म्यूचुअल फंड टाइप के होते हैं, तो वो लाकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें FII बोलते हैं। और जो यहाँ के म्यूचुअल फंड वाले होते हैं कंपनियां, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो DII बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित था हमारा क्वेश्चन, उसको हमने आपके बता दिया। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं भाई। अब आपको बताना है कि जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, किसका प्रयोग करते हैं? डेंटिस्ट किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन सुन लेना भाई, उत्तल लेंस, ध्यान से सुनना, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, तो देखिए, ये जानबूझकर हमने ऐसा सवाल बनाया है कि बहुत सारे लेंस और दर्पण पर ध्यान ही नहीं देखते। आप में से बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने जैसे ही मैंने शुरू के 2 लिखे, उन्होंने अपना आंसर दे दिया होगा कि हमारा तो आंसर ये है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना होता है। तो डेंटिस्ट जो दांतों का डॉक्टर होता है, उसको क्या करना है? उसको मान लिया हमारे दांत में दर्द है, अंदर की तरफ देखना है कि दांत में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको देखने के लिए वो लेंस का तो प्रयोग नहीं करेगा, उसे हर पार थोड़ी देखना, अंदर की चीज देखनी है, तो उसे दर्पण चाहिए, पहली चीज। ठीक है, अब जब दर्पण चाहिए तो अंदर की चीज को, जो मान लिया हमारे दांत में छोटा मोटा छेद है या कीड़ा है, उसको चेक करना है। तो उसको मान लिया छोटा सा कीड़ा है, उसको और छोटा करके देखना है, बड़ा करके देखना, निश्चित है कि बड़ा करके दिखाई देगा। अगर दर्पण में उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे जाए तो डॉक्टर को आसानी होगी, तो बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो पहली चीज लेंस नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। दर्पण, उत्तल दर्पण जो होता है छोटे प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण बड़े प्रतिबिंब बनाता है, तो आंसर है अवतल दर्पण। ठीक है, अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा बता देते हैं हम दर्पण की बात। तो पहले हम बता रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल यानी कॉन्वेक्स, ठीक है, और अवतल यानी कॉनकेव। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये जो है, इसमें जो छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण की बात करें, कॉन्वेक्स की बात करें, वो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, अब उत्तल दर्पण, हम दर्पण की बात कर रहे, लेंस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, लेंस के तो हर पार देखा जाता है। लेंस कहाँ पर प्रयोग होता है कि भैया किसी को निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो उसमें लेंस आते हैं, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। तो उत्तल दर्पण जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो गाड़ी चला रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसमें जो ड्राइवर के बगल में होता है, तो ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ड्राइवर के बगल में
ड्राइवर साइड में जो होता है, ड्राइवर के बिल्कुल पास में होता है, जिससे कि पीछे के ट्रैफिक को देख सके, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण अभी हमने बताया डेंटिस्ट के पास। दूसरा, मान लिया आपको शेविंग करनी है, तो शेविंग करते समय जो इस्तेमाल किया जाता है, शेविंग करते समय भी अवतल दर्पण का प्रयोग होना चाहिए। और तीसरा, एक और जगह होती है जहां पर अवतल दर्पण होता है, कार की हेडलाइट में, जिससे कि उसका हेडलाइट का फोकस जो है सामने की तरफ बढ़ जाए। तो इसलिए हेडलाइट में शेविंग करते समय डेंटिस्ट के पास अवतल दर्पण होता है भाई। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। यहां दर्पण की बात कर रही है, लेंस की बात नहीं हुई है। अगर हम लेंस की बात करें तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, और किसी को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्लियर है? ओके। लेकिन अगर किसी को जरा दृष्टि दोष है तो उसके लिए लगता है द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस। और अगर किसी को रोग है अबिंदुकता का तो उसको लगता है बेलनाकार लेंस। ठीक है, अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस, जरा दृष्टि में द्विफोकसी लेंस, और बाकी तो आपके उत्तल अवतल है ही है। ठीक है, उम्मीद है लिख लिया होगा आपने। ओके, तो अभी हमने फिजिक्स से लिया, एक हमने हिस्ट्री से लिया, एक इकोनॉमिक्स से लिया। ठीक, हम अलग अलग जगह से ले रहे हैं। ठीक, आ जाते हैं अब हम थोड़ा सा अभी तो हमारा पॉलिटिकल तो चल ही रहा है, थोड़ा सा ज्योग्राफी का ले लेते हैं। ज्योग्राफी में भाई आपको से एक सवाल करते हैं। सवाल ये है, डॉक्टर हवा किसे कहते हैं? डॉक्टर हवा किसे कहते हैं? ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या है वो लिखते हैं। डॉक्टर हवा हर्मिटन हवा को कहते हैं। हर्मिटन हवा को डॉक्टर हवा कहते हैं। अब इससे मिलते जुलते दो और लिख लेते हैं। एक और है, हिमभक्षी किसे कहते हैं? चिनूक हवा को हिमभक्षी कहते हैं। चिनूक हवा को हिमभक्षी कहते हैं। ओके, इसके बाद एक और है भाई कि जो रक्त वर्षा है इटली में, वो किस हवा के कारण होती है? सवाल बनता है, इटली में रक्त वर्षा का कारण कौन सी हवा है? तो भाई इसको याद रखिए, सिरोको हवा। इटली में रक्त वर्षा का कारण कौन सी हवा है? सिरोको हवा भाई। ठीक है, एक बात और, अभी चिनूक हवा की बात कर रहे हैं हम, तो चिनूक हवा को हिमभक्षी कहा जाता है। लेकिन चिनूक और क्या है? भारत के लिहाज से चिनूक क्या है? ट्राई कीजिए। तो भाई भारत के लिहाज से चिनूक हेलीकॉप्टर है। तो अभी यहां पर भी हटा देते हैं। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है। ओके, ठीक है। तेजस क्या है? बोलते रहिए, आप नोट करते रहिए। तेजस क्या है भारत में? तेजस हल्का लड़ाकू विमान है, LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हल्का लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान और लिख लेना, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ओके भैया। भीष्म क्या है और अर्जुन क्या है? तो भैया ये है टैंक। हमारी रक्षा में, रक्षा बेड़े में ये टैंक है। ठीक है, एक और बहुत जरूरी है जो आपको याद रहना चाहिए। इंद्र क्या है? इंद्र रडार है। ठीक है, ये हमारे रक्षा बेड़े से जुड़े हुए कुछ चीज़ आ गई। जैसा मैंने बताया, मैं मिक्स लेकर चल रहा हूँ, तो मिक्स में तो जिधर को भी रास्ता मिल जाए उधर से ही हमें बता देना चाहिए जो इंपोर्टेंट होते हैं। तो चिनूक हेलीकॉप्टर है, तेजस हल्का लड़ाकू विमान है, भीष्म अर्जुन टैंक है, इंद्र रडार है।
थोड़ा और बढ़ते हैं। इसी में एक और होता है पिनाका। पिनाका क्या है? तो पिनाका है भाई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, क्लियर हो गया। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका है। तो ये हमने कुछ रक्षा बेड़े से संबंधित बताया। अब अगला टॉपिक ले लेते हैं, कोई अगली चीज को पढ़ते हैं। तो भाई जी न्यूक्लियन किसे कहते हैं? ट्राई कीजिए, न्यूक्लियन किसे कहते हैं? ठीक है भाई, न्यूक्लियन जो परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं तो इसलिए न्यूक्लियन कहते हैं भाई, ठीक है, ओके। यानी इस बार ये सवाल आ गया कहाँ का? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। जब हमने केमिस्ट्री की बात करी तो हम बात करते हैं, हाँ जी, देखिए हमारे पास चांदी होती है, तांबा है और लोहा है। चांदी, तांबा और लोहा। देखिए लोहे में जंग लगता है, काला पड़ जाता है। तांबे को खुले में छोड़ दे तो हरे रंग की अशुद्धि आ जाती है। चांदी खुली रहेगी तो कुछ दिन बाद वो भी काले रंग की हो जाएगी। तो इसको हम कह रहे हैं एक तरह से जंग लग रहा है। तो जो लोहा खराब होता है, यानी लोहे में जो जंग लगता है, रस्ट लगता है, वो किसके कारण लगता है? तो उसमें एक कारण होता है नमी और दूसरा होता है ऑक्सीजन। नमी प्लस ऑक्सीजन। तो अभी हम नमी को हटा देते हैं तो हम लोहे में जंग का कारण है ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह से अगर तांबा खराब हो रहा है, उसमें हरे रंग की अशुद्धि आ रही है तो हरे कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है और उसकी खराब होने का कारण है CO2। तो लोहे जो खराब होता है ऑक्सीजन के कारण और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तांबा खराब होता है। और जो चांदी खराब होती है, काली पड़ जाती है, वो सल्फर के कारण पड़ती है। सल्फर यानी गंधक, सल्फर या गंधक के कारण चांदी काली पड़ जाती है, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर रहेगा। तो तीनों का समझ में आ गया कि किसके कारण ये काले हो जाते हैं या ये खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल आता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो चांदी की चम्मच होती है उससे अंडा खाना वर्जित क्यों होता है? अंडा नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए अंडे में सल्फर होता है और अगर चांदी की चम्मच से अंडे को खाएंगे तो वो सल्फर जो है चांदी की चम्मच को खराब कर देगा। इसीलिए अंडा खाना वर्जित बताया है। किससे भाई? चम्मच से, चांदी की चम्मच से। क्लियर है? थोड़ा और बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं। तो ये अभी हमने केमिस्ट्री से लिया। थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते। नेक्स्ट चैप्टर का मतलब है नेक्स्ट टॉपिक। मैंने फिर से बोल रहा हूँ भाई, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है मिक्स जीके। आपको कैसा लग रहा है ये बताइए कमेंट करके। ऐसे वीडियो चाहिए तो बार बार चाहिए तो मैं ऐसे बीच बीच में लाता रहूँगा। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मिक्स जीके होती है ये बहुत कामयाब होती है, बहुत अच्छी तरह से भाई आपको कैंडिडेट्स को सिखाने का काम करती है, क्योंकि एक तरह से रिवाइज हो जाता है सभी चीज़। अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स पर ही बहुत टाइम लग गया, दूसरी चीज़ें दिमाग से निकलना शुरू हो जाती है। तो बीच बीच में मिक्स पढ़ते रहते हैं तो बहुत अच्छा तरीका होता है पढ़ाई का। तो आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन में या 15 दिन में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिक्स जीके हो। ये जरूर ध्यान रखिए, बहुत अच्छा तरीका होता है ये, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मिक्स जीके है तो मैं सोच रहा हूँ कि हर टॉपिक से अलग अलग जगह से क्वेश्चंस आपके सामने लगाए जाए भाई, ठीक है। ओके भाई, आगे चलते हैं भाई। भारत का जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, भारत का जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? ट्राई कीजिए। ओके, बहुत अच्छे भाई, बहुत सारे, मुझे उम्मीद है आप में से लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा। दामोदर नदी को, दामोदर नदी को भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है भाई, ठीक है। ओके, तो अब इनसे संबंधित थोड़ी सी चीजें ले लेते हैं तो आ जाते हैं भाई। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसके बाद चीन का शोक किसे कहते हैं? सभी जानते हैं, चीन का शोक, वांगो नदी को,
बंगाल का शोक, दामोदर नदी को ही कहा जाता है जिसे जैविक मरुस्थल कह रहे हैं, और बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। शोक यानी दुख, शोरो दुख। ठीक है, ओके भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब आपसे एक क्वेश्चन है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मैंने काफ़ी पुराने टाइम से उठाया था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा नए टाइम पर आकर पूछते हैं हम आपसे। तो देखिए, सवाल ये है कि इल्बर्ट बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इल्बर्ट बिल किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में पेश हुआ था? इल्बर्ट बिल किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के समय में पेश हुआ था? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, तो भाई इल्बर्ट बिल जो हुआ था, पहली बात तो उस समय जब पेश हुआ था तो 1883 ईस्वी में हुआ था, और उस समय वायसराय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो 1883 में वायसराय के समय में हुआ था, और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन। किसके समय में पेश हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आती है, ये जो इल्बर्ट बिल था, ये क्या था कि इसमें भारतीय जो न्यायाधीश हुआ करते थे उन्हें अंग्रेजों के मुकदमे सुनने की भी सहूलियत दी गई थी, परमिशन दी गई थी, और इस भारतीयों को एक खास उपलब्धि हो गई थी, ये मान सकते हो आप। लॉर्ड रिपन जो थे वो भारतीयों के प्रति उदारवादी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई भारतीय को भी ये अधिकार दे दिया जाए, एक अधिकार एक्स्ट्रा मिल रहा था, और उसी एक अधिकार के चक्कर में सभी अंग्रेजों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो जो भारत में अंग्रेज रहते थे उन्होंने विरोध किया अपने वायसराय का। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर अंग्रेजों का विद्रोह, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया, तो श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटिनी इसके खिलाफ हुआ था, और ये जो इल्बर्ट बिल है ये पास नहीं हो पाया था। बहुत महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। हालांकि कुछ जो लेखक है वो कहते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता तो शायद उतना फायदा इंडिया को नहीं होता जितना इसके फेल होने से हो गया, क्योंकि इस बिल के फेल होने पर भारतीयों को ये समझ में आ गया कि देखिए, अंग्रेज लोग जो हैं उन्होंने एकता के बल पर वायसराय को झुका दिया, एकता के बल पर उन्होंने उस काम को करा लिया जो वायसराय नहीं चाह रहे थे, वायसराय के खिलाफ जाकर भी काम करा लिया एकता के बल पर। और भारतीयों को यह भी समझ में आ गया कि अंग्रेज जो है उनके फेवर में नहीं है। तो इस चीज से भारत में जो है राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ, इसके फेल होने से। तो ये भारत के हित में ही हुआ था, जो ये पास नहीं हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब जब हम इस टाइम की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम की, तो मैं कुछ चीजें और दे देता हूं, एक दो वायसराय के और बारे में। जैसे बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय में हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? आप जानते हैं बंगाल विभाजन जो हुआ कर्जन के समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। क्लियर है? ओके, ठीक है भाई। जब कांग्रेस के गठन हुआ उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। ऐसा भी पूछे जाते हैं, कांग्रेस के गठन के समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, बंगाल विभाजन के समय कर्जन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चेम्सफोर्ड। ओके, और एक और लिख लेते हैं, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। ओके भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और आपसे। जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है वनों का क्षेत्रफल कहां पर है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल है? ट्राई कीजिए। ठीक है भाई, आंसर है मध्य प्रदेश। लेकिन भाई यहीं पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारत में सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत
वहां पर क्षेत्रफल पूछ रहा तो मध्य प्रदेश, वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, भारत में सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत कहां पर है? मिजोरम में है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर वनों का प्रतिशत पूछे तो मिजोरम में है, और वनों का क्षेत्रफल पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखनी है, बिल्कुल सेम कंडीशन है कि भारत में जो एसटी होते हैं, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या या सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है? तो एमपी में है। अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा संख्या एमपी में है। लेकिन अगर है कि एसटी का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस राज्य में है, तो यहां भी वही चीज है, मिजोरम में ही है। इन चीजों को एक दूसरे से लिंक करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा, लंबे टाइम तक याद रहता है। वन का क्षेत्रफल पूछे मध्य प्रदेश, एसटी की जनसंख्या पूछे मध्य प्रदेश, वनों का प्रतिशत पूछे मध्य प्रदेश, एसटी का प्रतिशत पूछे भाई फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, ओके भाई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। हम अब आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं कि बैरना बैलेक किस खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? क्वेश्चन है, बैरना बैलेक किस खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे भाई, आंसर है टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। टेबल टेनिस के बारे में बात करें तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहते हैं, इसको टेटे भी बोल देते हैं शॉर्ट में, टेटे मतलब टेबल टेनिस। और तीसरी बात, टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहते हैं, टेबल टेनिस को टेटे बोलते हैं। बैरना बैलेक इसके बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। और जो एक और बात है, जो टेबल टेनिस का खिलाड़ी होता है उसे बोलते हैं पैडलर। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या बोलते हैं? पैडलर। ओके, अब यहां से भी इससे मिलते जुलते हम कुछ क्वेश्चन और उठा लेते हैं, कुछ पॉइंट और उठा लेते हैं। तो अगर कहें टेबल टेनिस के खिलाड़ी को बोलते हैं पैडलर। अभी आपने बताया, ओके, बहुत अच्छे, आप ही बता रहे हैं सारा कुछ। उम्मीद है जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप अपने आप को बता रहे होंगे और सही बता रहे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ओके, पैडलर टेबल टेनिस के खिलाड़ी को बोलते हैं। अगर बात करें खेल बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या बोलते हैं? शटलर बोलते हैं। कुश्ती के खिलाड़ी को रेसलर बोलते हैं। रेसलिंग बोलते हैं कुश्ती को, और रेसलर बोलते हैं कुश्ती के खिलाड़ी को। और भाई एक और बहुत महत्वपूर्ण, मुक्केबाजी या बॉक्सिंग के खिलाड़ी को पुगुलिस्ट या पुपियोलॉजिस्ट, कई बार पुपियोलॉजिस्ट लिखा जाता है। पुपियोलॉजिस्ट या पुगुलिस्ट कहा जाता है। ठीक है भाई, सभी खेल और उनके खिलाड़ी, किस के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है ये जरूर नोट कर लेना। ठीक है, ओके भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट रह गया हमारा पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सबसे बाद में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो आपका चल ही रहा है भाई, लेकिन उसमें भी हम थोड़ा सा मिक्स टाइप में ही ले लेते हैं भाई। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर बात करें आपदा, देश में कोई आपदा आ जाए और उसके लिए धन की बात करें, आपदा आ जाए, बाढ़, भूकंप, अग्निकांड हो जाए, ऐसी स्थिति में उस आपदा से निपटने के लिए जो धन उपलब्ध कराया जाएगा वो कहां से आएगा? बहुत अच्छे भाई, भारत की आकस्मिक निधि से। भारत की आकस्मिक निधि से। तो भाई यहां पर समझना है, एक आकस्मिक निधि होती है, एक संचित निधि होती है। हम इसी दोनों को बता रहे हैं। जो हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर था आकस्मिक निधि, एक संचित निधि। संचित मतलब जिसको संचय किया गया है, जिसको इकट्ठा करके रखा गया है। तो संचित निधि क्या होती है?
इसमें से जो खर्च होते हैं वो फिक्स होते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी तनख्वाह इसमें से देनी है। तो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह दी जाती है वो इसी में से दी जाती है, संचित निधि में से। जैसे कैग की तनख्वाह देनी है तो इसी में से देंगे। न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, भारत की संचित निधि में से ही उनको पेमेंट दी जाती है। ठीक है, तो जो पेमेंट वगैरह होती है वो इससे होती है। दूसरी बात, संचित से क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। अधिकांश पदाधिकारियों का वेतन जो है इससे दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो संचित निधि होती है इसमें से खर्च करने का अधिकार संसद के पास है। यानी कोई भी नया खर्च जोड़ना है तो संसद जोड़ेगी। संचित निधि से खर्च करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। क्योंकि जब संचित निधि में कोई भी प्रभाव पड़ता है तो वो धन विधेयक होता है, तो संसद ही करेगी उस काम को। आकस्मिक निधि में जब भी कोई आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, तो उसमें से खर्च होता है आकस्मिक निधि में से होता है। और यहाँ पर ये जो चीज़ याद रखने की है कि जो आकस्मिक निधि से खर्च होता है उसकी मंजूरी संसद से नहीं, राष्ट्रपति के से ली जाती है। तो आकस्मिक निधि से खर्च करने की मंजूरी राष्ट्रपति दे देते हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि क्लियर हो गई भाई? ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और देखते हैं भाई। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि भारत के जो उप प्रधानमंत्री होते हैं, भारत में जो उप प्रधानमंत्री होते हैं, इनका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ट्राई कीजिए भाई। बहुत अच्छे भाई। भारत के उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में है ही नहीं भाई, कहीं पर उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारत में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं भाई, ये भी ध्यान रखना। भारत में अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने? 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे भाई? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। और 7वें कौन थे? LK आडवाणी। अभी तक, आज हम आपको 2021 में बता रहे हैं, अप्रैल 2021 में, तो अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। सरदार पटेल पहले थे और 7वें थे लाल कृष्ण आडवाणी। ओके, एक क्वेश्चन और भाई। अयोध्या 6 दिसंबर 1992, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी? ट्राई कीजिए। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पुस्तक किसने लिखी? बहुत अच्छे। ये पुस्तक के लेखक है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में वो विवादित ढांचा ढाया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ही थे। तो उन्होंने इसी घटना के ऊपर एक पुस्तक लिखी, अयोध्या 6 दिसंबर 1992, PV नरसिम्हा राव जी द्वारा। ओके, अब जब हम पुस्तकों पर आए हैं तो 1-2 पुस्तकें तो और होनी चाहिए। ओके भाई, तो 1-2 पुस्तकें और ले लेते हैं जिनके आपको लेखक बताने हैं। तो एक पुस्तक है भाई, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे के लेखक बताएंगे आप। बहुत अच्छे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना। सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। बहुत अच्छे। तमस, पुस्तक का नाम है तमस, लेखक है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की पुस्तक है तमस। ठीक है, ओके भाई, ठीक है, आगे देखते हैं। अब से एक क्वेश्चन भाई, सोच समझकर जवाब देना कि विश्व में, भारत की नहीं, विश्व की पहली महिला जिसने चंद्रमा पर कदम रखा, चंद्रमा पर कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे भाई। आंसर है भाई, अभी तक कोई महिला चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाई है। अभी तक कोई महिला चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाई है। ठीक है,
ओके, ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे चलना था भाइयों, लेकिन पड़ोस में ये डीजे बजने लगा है और अब डिस्टरबेंस हो गया है। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।